बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है सेल यूनिट ऑफ लाइफ में आज हमने बात करना है माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बात करना है। डियर स्टूडेंट्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये हमारे पास एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि यूकेरियोटिक सेल में मौजूद है और इसी के साथ साथ ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है आज हम तफसील से इस पर बात करेंगे और इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बात की कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर मौजूद है और उसका फंक्शन क्या है, उसके टाइप्स पर हमने बात की है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उसके बाद स्मूथ में और रफ में डिफरेंस क्या है, उसकी स्ट्रक्चर वाइज बाकायदा तफसील से हमने उस पर बाकायदा लेक्चर में बात की है। आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बात करेंगे। अव्वल बात तो ये है स्टूडेंट्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये यूकेरियोट्स में मौजूद है, खास करके ये यूकेरियोट्स में मौजूद है, प्रेजेंट है, जबकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है। इसी के साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल जो है कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल इस वजह से कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये पूरी सेल को आवर लिविंग जो बॉडी है इसको ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं फॉर दैट वी कॉल पावर हाउस ऑफ सेल्स, इस वजह से कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स प्रोवाइड एनर्जी टू सेल। ठीक है, एनर्जी टू सेल और लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी। ठीक है, जानदार के जिस्म को, क्योंकि हर सेल को जब ये प्रोवाइड करवा रहा है तो वही तमाम सेल जो है बाद में एक लिविंग बॉडी जो है वो बन जाती है। इसी के साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है फर्स्ट टाइम कोलिकर साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को फर्स्ट टाइम एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था कोलिकर साइंटिस्ट। ठीक है, कोलिकर एक साइंटिस्ट था, इस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर करवाया। इसी के साथ साथ फिर इस पर मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए, उसने माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से मुख्तलिफ तरह की टर्म्स यूज किया। जैसे कि एक साइंटिस्ट था हमारे पास जो है एक साइंटिस्ट था, उसने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए पीला का वर्ड यूज किया। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए उसने फिला का वर्ड फर्स्ट टाइम यूज किया। उस साइंटिस्ट का नाम था फ्लेमिंग साइंटिस्ट। ठीक है, फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम जो है वो फिला का वर्ड जो है वो यूज किया। ठीक है, फ्लेमिंग साइंटिस्ट ने सबसे पहले फिला का वर्ड यूज किया। फ्लेमिंग के बाद जो है फिर एक और साइंटिस्ट था। ठीक है, एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम एल्टमैन था, उसने बायोप्लास्ट का वर्ड यूज किया। ठीक है, बायोप्लास्ट टर्म इस साइंटिस्ट ने यूज किया माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। उस साइंटिस्ट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ये टर्म उस आदमी ने जो है वो एल्टमैन साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम ये टर्म जो है वो यूज किया, एल्टमैन साइंटिस्ट में। बाद में हम इस पर और भी जो है वो तसल्ली से बात करेंगे। इसी के साथ साथ एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेंडा। ठीक है, बेंडा वो वाइल्ड साइंटिस्ट था। बेंडा साइंटिस्ट जो था, इस साइंटिस्ट ने टर्म माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूज किया है। ठीक है, बेंडा साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया का जो टर्म है ये टर्म फर्स्ट टाइम इस साइंटिस्ट ने यूज किया है। यानी अगर किधर भी कोई एमसीक्यूज आए कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो टर्म है ये फर्स्ट टाइम किसने रखा है, तो द साइंटिस्ट
that he put in the name of mitochondria, that was Benda scientist. इसी के साथ साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम सेमी ऑटोनमस, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेली कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो माइटोकॉन्ड्रिया है आर दी सेमी ऑटोनमस सेल ऑर्गेनेली, सेमी ऑटोनमस सेल ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनमस सेल ऑर्गेनेलीज इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये वो वाइल्ड सेल ऑर्गेनेली है जो डीएनए भी रखता है और अपना आरएनए भी रखता है। जब भी सेल डिवाइड होता है तो ये अपना ही डीएनए जो है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का अपना ही डीएनए है वो रिप्लिकेट होता है और माइटोकॉन्ड्रिया अपने लिए ही यानी बाइसेल वो प्रोटीन भी बनाते हैं, ठीक है। तो आरएनए रखता है तो फिर वो प्रोटीन फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा, प्रोटीन सिंथेसिस खुद करेगा और इसी के साथ साथ जो है डीएनए है तो ये जब भी ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस करेगा तो इनके पास अपना सर्कुलर डीएनए मौजूद है, वहां से ये अपना काम करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप जाएंगे तादाद की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद है वो सेल पे ही, सेल की एक्टिविटीज पर ही डिपेंड करता है। यानी सबसे कम जो माइटोकॉन्ड्रिया रिपोर्ट हुई है वो क्लेमोडोनास में रिपोर्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं मिनिमम माइटोकॉन्ड्रिया is reported in क्लेमोडोनास, ठीक है, क्लेमोडोनास में ही रिपोर्ट हुआ है, ठीक है, क्लेमोडोनास में ही रिपोर्ट हुआ है। इसी के साथ साथ दूसरे नंबर पे जैसे कि हमारे पास जो इंसेक्ट्स है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया, गोलिकर साइंटिस्ट ने खास करके फ्लाइट मसल्स में, ये बात याद रखिए, फ्लाइट मसल्स में जो फ्लाइट मसल्स इंसेक्ट्स है यानी उड़ने वाले जो इंसेक्ट्स है उसके जो पर है, पर के अंदर ही उसने इसकी डिस्कवरी करवाई। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी तादाद यानी बास ऐसे हमारे पास जैसे कि अभी मैंने फ्लाइट मसल्स की बात की, फ्लाइट मसल्स की जो पर है उसमें जो उड़ने वाले जितने भी हमारे पास इंसेक्ट्स होते हैं उसमें मैक्सिमम जो है 5 लेग, ठीक है, 5 लेग माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रिपोर्ट हुई है, ठीक है, 5 लेग माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बेसिकली रिपोर्ट हुई है, रिपोर्टेड इन फ्लाइट मसल्स इंसेक्ट्स, ठीक है, फ्लाइट मसल्स इंसेक्ट में ये तादाद जो है वो रिपोर्ट हुई। इसी के साथ साथ 50,000 जो है वो प्यारे स्टूडेंट्स 50,000 जो है वो रिपोर्ट हुई है, ठीक है, ये रिपोर्ट हुई है, रिपोर्टेड इन अमेबा वगैरह में हुई है, ठीक है। 50,000 जो है वो खास करके जो जेम्स अमेबा है, ठीक है, रिपोर्टेड इन जेम्स अमेबा, ठीक है, अमेबा में हमारे पास ये तादाद जो है वो रिपोर्ट हुई है, ठीक है, GAINT, ठीक है, GAINT, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर हम जरा थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ मूव करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है। तो यहाँ पर आपने लिख देना है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल इस तरह एक ओवल लाइक स्ट्रक्चर रखता है, यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर जो है सेंटर में
यहाँ पर ये ऐसे दो मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। यहाँ पर इसमें इस तरह जो है वो प्यारे स्टूडेंट्स मेम्ब्रेन जो है वो मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे ही मेम्ब्रेन पर जो है वो मुश्तमिल है, ठीक है। यहाँ से वो इस तरह जो है वो मेम्ब्रेन्स पर जो है डियर स्टूडेंट्स ये बेसिकली क्या है मुश्तमिल है। यहाँ से इस तरह डबल मेम्ब्रेन है। अब हम सबको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन जो है बेसिकली जो है वो रखता है, ठीक है। इस तरह जो है वो मेम्ब्रेन जो है वो रखता है, डबल मेम्ब्रेन रखता है, ठीक है। हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ठीक है, हमारे पास जो है जो माइटोकॉन्ड्रिया में थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है डियर स्टूडेंट्स आप सबको जैसे पता है 3 सेल ऑर्गेनेल्स मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में इस पर बात की है। काइंडली जो हमारे पास नए व्यूअर्स हैं, मैं बार बार हर वीडियो में ये चीज़ आपके साथ बात करता हूँ, काइंडली आप प्रीवियस लेक्चर्स लाजमी देखिए, ठीक है, ताकि आपको सब कुछ पता हो। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन रखता है, ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन रखता है। एक इसका आउटर लेयर है, आपके सामने मैंने बनाया है, आउटर मेम्ब्रेन है। एक इसमें आइनर मेम्ब्रेन है, अंदर वाले लेयर है, आइनर मेम्ब्रेन है। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है आउटर में? अब फर्क और भी मैं वाज़ेह करूंगा। जो आउटर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ है, यानी इसमें कोई भी फोल्ड वगैरह नहीं है, जबकि जो आइनर मेम्ब्रेन है ये ऐसे फोल्ड शेप में है, फोल्डेड शेप में आपके सामने है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज कॉल्ड एज ए आउटर मेम्ब्रेन। ये माइटोकॉन्ड्रिया का बाहर वाला मेम्ब्रेन है। और एक माइटोकॉन्ड्रिया का ये वाला मेम्ब्रेन है जिसको हम आइनर मेम्ब्रेन कहते हैं। आपके सामने है जो आइनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड शेप में है, ठीक है, वो क्या है फोल्डेड शेप में है। याद रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें लेस प्रोटीन से ये बना हुआ है, ठीक है, यानी इसकी जो कंपोजिशन पे आप जाओगे तो इसमें लेस प्रोटीन मौजूद है और ये परमिएबल है, लेस प्रोटीन एंड परमिएबल, प्रोटीन भी इसमें लेस है और ये परमिएबल भी है साथ में। जबकि जो आइनर मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, मोर प्रोटीन है और ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। इसी के साथ साथ सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसी के साथ साथ जो अपने माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ सेंटर में इसमें फ्लूइड मौजूद है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो फ्लूइड जो है वो मौजूद है। इस कैविटी के अंदर जो फ्लूइड इसके अंदर मौजूद है, इस फ्लूइड को हम स्ट्रोमा कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा, सॉरी स्ट्रोमा नहीं कहते हैं, स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, इसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स के ऊपर आप में अगर आप देखेंगे इसके अंदर जो है एंजाइम्स मौजूद है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड वाला हिस्सा है दे कंटेन सेलुलर रिस्पायरेशन एंजाइम्स, यानी यहां पर देखिए इट्स कंटेन सेलुलर रिस्पायरेशन एंजाइम्स। ये जो है सेलुलर रिस्पायरेशन एंजाइम्स जो है बेसिकली रखता है। इसी के साथ साथ इसमें जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें डाइवेलेंट आयंस भी मौजूद है, ठीक है, डाइवेलेंट आयंस मौजूद है। यानी डाइवेलेंट आयंस से मुराद ये है कि इसमें मैग्नीशियम आयन मौजूद है, मैग्नीशियम के साथ साथ इसमें मैग्नीज मौजूद है, मैग्नीज आयंस मौजूद है, मैग्नीज आयन के साथ साथ इसमें फेरस आयंस मौजूद है। अच्छा, ये जो आयंस है चाहे मैग्नीज हो या मैग्नीशियम हो या आयरन हो, ये दरअसल जो है सेलुलर एंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, यूज
फॉर सेलुलर एंजाइम्स एक्टिवेशन, ठीक है, सेलुलर एंजाइम्स एक्टिवेशंस, ये सेलुलर एंजाइम्स की एक्टिवेशन के लिए, यानी वो एंजाइम जो एटीपी और ग्लूकोज के प्रोटॉन के बाद जो है मजीद इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, क्रिप्स का होता है, इसके लिए जो सेलुलर एंजाइम्स यूज होते हैं सेल के अंदर रिएक्शंस के लिए, वो इस एंजाइम्स को एक्टिवेट करने के लिए डाइवैलेंटाइन की रिक्वायरमेंट्स है। इसी के साथ साथ जब आप इसके इनसाइड की तरफ देखोगे, यहाँ इसमें ऐसे सर्कुलर डीएनए मौजूद है, यहाँ इसमें क्या मौजूद है प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसमें इस तरह जो है वो सर्कुलर डीएनए मौजूद है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए सर्कुलर डीएनए। ये सर्कुलर डीएनए जो है बेसिकली वो मौजूद है। मैं जरा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ से मिटाता हूँ। अब ये जो सर्कुलर डीएनए है, याद रहे डियर स्टूडेंट्स, इसमें साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड विद ग्वानिन जो है इसमें रिच होता है इससे, ठीक है, इससे ये बिल्कुल, यानी इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो सी ट्रिपल बॉन्ड विद जी जो है, यानी ये नाइट्रोजनस बेसिस की तादाद इसमें रिच है, ज्यादा है। इस ज्यादा की वजह से यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है, उस डीएनए का जो है जो डीनेचरेशन है वो बहुत ही मुश्किल से होता है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर सी ट्रिपल बॉन्ड विद ग्वानिन जो है, यहाँ पर जो है जो बाउंड है, इस बाउंड को तोड़ने के लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो इसलिए वहां पर इस डीएनए को जो है नेचुरेट करना, इसको तोड़ना, ये काफी क्या है मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आपको मैक्सिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो नेचर ने इसमें ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड विद साइटोसिन ज्यादा रखा है इसके डीएनए में, जो कि सर्कुलर है। इसी के साथ साथ यहाँ मैं रेड कलर से इसमें ऐसे डॉटेड शेप में डायग्राम में इसमें शो करवा रहा, ये इसका राइबोसोम्स है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ए राइबोसोम्स, इसको हम जो है वो राइबोसोम्स कहते हैं। याद रहे जो यूकेरियोटिक सेल है उसके माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारे पास जो राइबोसोम्स मौजूद है वो दरअसल 70S का है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 70S टाइप राइबोसोम्स, ठीक है, 70S टाइप राइबोसोम्स इसके अंदर बेसिकली मौजूद है। ये बात याद रखिए, ये कुछ इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। इसी के साथ साथ जबकि आगे अब यहाँ पर जब मूव करेंगे, यहाँ से एक चीज आपको बताना मैं भूल गया बीच में, यहाँ से देखिए इन दो मेम्ब्रेन के बीच में आपको स्पेस नजर आ रही है, देखो एक बिल्कुल मैं इसके बीच में ऐसे ड्रा कर रहा हूं, देखो बीच में यानी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस, इस स्पेस को इस स्पेस को एक नाम से पुकारा जाता है, दैट वाज कॉल्ड एज ए पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज ए पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, ठीक है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, इसको आउटर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। इसी के साथ साथ जब आप इसमें इनसाइड की तरफ देखोगे तो यहाँ इनसाइड की तरफ जो है यहाँ पर एक खास करके ये जो हमारे पास ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है, जो फोल्डेड शेप है दैट वाज कॉल्ड एज ए क्रिस्टी, इसको क्रिस्टी कहते हैं। इस फोल्डेड शेप स्ट्रक्चर पर यहाँ मैं बिल्कुल इधर ऊपर ब्लैक कलर से मैं हाईलाइट करवाता हूँ, यहाँ पे एक और इस तरह की स्ट्रक्चर्स इस पर मौजूद है ऐसी, ठीक है, यहाँ पर भी मौजूद है, मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है, आपके समझाने के लिए, यहाँ ऐसे मौजूद है। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर इसमें मौजूद है इसका भी अपना नाम है, दैट इज कॉल्ड एज ए, मैं जरा ये समझाता हूँ, यहाँ पर ये जो हमारे पास है दैट वाज कॉल्ड एज ए, इसका अपना नाम है, इसको ऑक्सीसोम्स कहते हैं, ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज ए ऑक्सीसोम्स कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी है, इसको F1 और F0 पार्टिकल भी कहते हैं, ठीक है, F0 और F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ
इसका तीसरा नाम भी है, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहा जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी है। अच्छा, अब इसका फंक्शंस क्या है? F1 एक्सोसोम्स भी कहते हैं, F0 F1 भी कहते हैं और एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, खास करके मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इट्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, इट हेल्प इन द स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमारे पास अच्छा दे आर, ठीक है, हेल्प करता है इन प्रोटीन स्ट्रक्चर, इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में ही मदद करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में ही हेल्प करता है। इसी के साथ साथ आगे जब इसमें हम मूव करेंगे यहां से, डियर स्टूडेंट्स, एनर मेम्ब्रेन के साथ साथ इधर ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो इसी में ही जो है वो यानी पहले जब ग्लूकोज अंदर आते हैं, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटता है, बाकी सारा प्रोसीजर इसी के अंदर जो है वो होती है। नेक्स्ट सेक्शन में हम फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर बात करेंगे।